नंबर लिया। तो आज हम 10th क्लास लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कल लास्ट में हमने पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर होता है, यानी कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाए तो ऐसी हालत को हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। हाँ, याद रखें कि इसमें रिएक्शन रुकता नहीं है, जबकि ये फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाता है, लेकिन ये एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में वाक़ हो रहे होते हैं। इस वजह से इसे हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसकी टू टाइप्स हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की हम मिसाल एक इमारत से लेते हैं कि एक इमारत है जो खड़ी है और गिर नहीं रही, क्योंकि उसे जितनी फोर्स एक तरफ से लग रही है उतनी ही फोर्स उसे दूसरी तरफ से लग रही है। तो जो टोटल फोर्स है वो कैंसिल हो जाती है और नेट फोर्स उस पर कोई नहीं रहती। इस वजह से इमारत खड़ी एक ही जगह पर खड़ी रहती है। तो इस तरह हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम को डिफाइन करते हैं। अब बात करते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इक्विलिब्रियम में रिएक्शन रुकता नहीं है, जबकि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर होता है, लेकिन ये मुखालिफ सिमत में वाक़ होते रहते हैं। और इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन तब्दील नहीं होती। मसलन जितने हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं और जितने जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो रियल कंसंट्रेशन है वो तब्दील नहीं होती। अब हम डायनामिक इक्विलिब्रियम की कुछ खसूसियात के बारे में पढ़ेंगे कि इसके कौन कौन से करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो आइए देखते हैं। इससे हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को हम एक क्लोज सिस्टम में हासिल करते हैं और इक्विलिब्रियम की हालत में रिएक्शन रुकता नहीं है। मैंने पहले भी बताया है कि ये मुखालिफ सिमत में हो रहे होते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन, लेकिन रिएक्शन रुकता नहीं है। और हम इक्विलिब्रियम को किसी भी तरह से हासिल कर सकते हैं। मसलन अगर हम रिएक्शन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ करवा रहे हैं तब भी इक्विलिब्रियम हासिल कर सकते हैं, और अगर हम रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ करवा रहे हैं तो भी हम इक्विलिब्रियम हासिल कर सकते हैं। अच्छा, हम इक्विलिब्रियम की हालत को तब्दील भी कर सकते हैं। मसलन उसे टेम्परेचर देकर, प्रेशर बढ़ाकर या उसकी कंसंट्रेशन चेंज करके हम इक्विलिब्रियम को तब्दील कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ मास एक्शन। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। तो इससे पहले हम कुछ पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो इसका ताल्लुक स्पीड से है कि हमारा रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रहा है। तो ये हमारे पास होगा रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन के मानी है कि हमारा रिएक्शन कितनी स्पीड के साथ हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिव मास। एक्टिव मास, द मास विच टेक पार्ट इन रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिव मास। जैसे हमारे पास ये कोई से दो मैसेज हैं H2 प्लस O, तो ये हमारे रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे एक्टिव मास। और हम इसे एक्सप्रेस करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, और इसका यूनिट्स है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। लॉ ऑफ मास एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए हम इसका कुछ इंट्रोडक्शन करते हैं कि ये कैसे पेश आया और किसने दिया। तो दो साइंटिस्ट थे, गोल्डबर्ग एंड वेग। इन्होंने 1869 में एक लॉ पेश किया जिसको मैंने 2 पॉइंट्स के ज़रिए शो किया है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास the rate at which substance reacts is directly proportional to its active mass। अब हम ये एक मिसाल से शो करते हैं कि हमारे पास ये H2 प्लस O और ये हमारे पास बना रहा है H2O। तो हमारे पास जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं
इसके हमारे पास 1 मोल और इसके भी हमारे पास 1 मोल है। तो ये जो है ना, द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इट्स एक्टिव मासेस। तो ये रिएक्टेंट में सिंगल के जरिए हम शो कर रहे हैं कि जितने इसके एक्टिव मास हैं और कितने इसके इस यानी कि ओ के मोल हैं या एक्टिव मास हैं। तो इसे हम एक एक के जरिए सिंगल सेपरेट शो कर रहे हैं। तो दूसरे में हम करते हैं कि द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। उसमें हमने सिंगल को लिया था कि हमारे पास 2 एक्टिव मैस हैं, तो हमने उनके मोल की तादाद को सिंगल लिया था कि उसमें कितना वो टेक पार्ट कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन to the product of active masses of reacting substance। ये हम एक एग्जांपल से शो करते हैं। हमारे पास 2H2 प्लस O2, ये हमारे पास होगा 2H2O। तो ये हमारे पास, इसमें हम टोटल लेंगे, यानी कि हमारे पास जो टोटल होगा इसका रिएक्टेंट्स में मोल की कंसंट्रेशन, हम टोटल का हम एक्टिव मास लेंगे। तो ये हमारे पास ये हमारे डिफाइन करता है कि द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। ये हमारे पास जो रिएक्ट कर रहे हैं इन दोनों का हम जो प्रोडक्ट यानी कि इन दोनों को टोटल करेंगे और जो हमारे पास प्रोडक्ट होगा उसको हम यहाँ कंसीडर करते हैं। तो बेसिकली एक्टिव मास बेस करता है, एक्टिव मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रेट ऑफ रिएक्शन, कि जितना रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा उतना ही हमारे पास एक्टिव मास ज़्यादा होगा, और जितना रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा हमारे पास एक्टिव मास ही उतना कम होगा। ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अब हम एक जनरल रिएक्शन के ज़रिए इसे डिफाइन करते हैं। तो हमारे पास एक रिएक्शन है, ये हमने एक जनरल रिएक्शन लिया हुआ है ए बी, और ये हमारे पास प्रोडक्ट हैं सी और डी। तो इसके साथ ये हमने मोल की तादाद लिखी है, ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ और डी के साथ। अब हम लिखते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है हमारे जो ये रिएक्टेंट्स हैं इनके। मसलन इसे जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्टिव मास को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, और जो हमारे पास मोल की तादाद होती है इसे हम बतौर कुव्वत नुमा या नोमिनेटर के तौर पर लिखते हैं। तो ये हमारे पास ए में हम इस तरह ए और बी को लिख लेंगे जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, और ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन, इसके हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन ख़त्म करेंगे। तो ये हमारे पास ये कांस्टेंट है के एफ, तो हम इसे इस तरह लिख लेंगे। अब हम बात करेंगे रिवर्स रिएक्शन की। तो रिवर्स रिएक्शन भी इसी तरह डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है प्रोडक्ट, जो हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है या प्रोडक्ट है, तो उसे भी हम इस तरह लिख लेंगे सी और इसे स्क्वायर ब्रैकेट में और डी को। अब हम इसका जो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वो ख़त्म करेंगे। तो हमारे पास इसका जो कांस्टेंट है वो के आ रहा है, तो हम इसे इस तरह लिख लेंगे। अब हम इक्विलिब्रियम मालूम करते हैं कि इक्विलिब्रियम कैसे आता है। जैसा कि मैंने बताया कि इक्विलिब्रियम में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर होता है। अब हमारे पास आर एफ और आर की जो हमारे पास कीमत है, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की, वो हम यहाँ दर्ज कर लेंगे। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के हमारे पास जो है वो है के एफ ए और बी। इसी तरह रिवर्स रिएक्शन के हमारे पास सी और डी है। जब हम के एफ इधर होगा और के आर इधर ले आएंगे, इसी तरह ये हमारे पास सी डी इधर रहेगा और ए और बी हम इधर लेकर आएंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा, ये आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास इस तरह बनेगा। अब हम एक और चीज है के सी,
जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये बराबर होता है के एफ ओवर के आर के। तो अब हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो किसके बराबर आएगा, वो हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के बतौर कुव्वतनुमा यानी कि नोमिनेटर, और रिएक्टेंस की कंसंट्रेशन को हम डोमिनेटर के तौर पर लिखेंगे। तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है